Hello everyone, it's me Yunais Kaur and today I'm going to explain chapter 8 History part 3. So now let's get started. हुमायूं's exile. अगले 15 सालों तक 1540 से लेकर 55 सेंचुरी तक हुमायूं इधर से उधर घूमता रहा शेल्टर की सर्च में. उसके जो ब्रदर्स थे उन्होंने भी उसकी हेल्प करने से मना कर दिया था. 1542 सेंचुरी में सिंध में एक छोटा सा टाउन अमरकोट एक अकबर हुआ. उनके एक बेटा हुआ हुमायूं और हमीदा बन्नू के. हमीदा बन्नू इज वाइफ ऑफ हुमायूं whom he had married during his exile. Humayun finally left India and found refuge and assistance in the court of the Persian emperor. So हुमायूं ने फाइनली इंडिया को छोड़ दिया था और शेल्टर और असिस्टेंस उसे मिल गई थी पर्शियन एम्परर के कोर्ट में. Humayun's return. With military help from the Shah of Persia, Humayun returned and recovered Kabul and Kandahar from his brother Kamran. So शाह ऑफ पर्शिया की मिलिट्री हेल्प से हुमायूं ने काबुल और कांधार को फिर से रिकैप्चर कर लिया था अपने ब्रदर कामरान से. फिर उसका जो ब्रदर था कामरान वो ब्लाइंड मतलब अंधा कर दिया गया था और मक्का में भेज दिया गया था. 1554 सेंचुरी में हुमायूं ने अफगानिस्तान में अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट मतलब स्ट्रॉन्ग बना लिया था. शेर शाह 1545 सेंचुरी में उसकी डेथ हो गई थी. जो उसके सक्सेसर्स थे वो कमज़ोर और अनस्किल्ड थे, तो इसी बात का फ़ायदा उठाकर हुमायूं ने इंडिया वापस आया और उसने दिल्ली और आगरा को रिकैप्चर कर लिया. हुमायूं अपनी लाइब्रेरी की स्टेयर्स से उसकी डेथ हो गई थी, एक्सीडेंटल फॉल हो गई थी. एंड जो उसकी डिटेल्ड अकाउंट थी जो हुमायूं की लाइफ की वो हुमायूं नामा में लिखी गई है, जो कि उसकी सिस्टर के द्वारा लिखी गई है, गुलबदन बेगम. शेरशाह सूरी. शेर खान सूरी decisively defeated Humayun in the Battle of Kannauj in 1540 century and drove him out of the country. शेर खान सूरी ने हुमायूं को डिसीजिवली डिफीट कर दिया था, मतलब क्रूशली बुरी तरह से हरा दिया था कनौज के बैटल में और उसे कंट्री मतलब इंडिया से बाहर निकाल दिया था. He ascended the throne of Delhi under the title of Sher Shah and established Afghan rule in India. जो शेरशाह था उसने दिल्ली के थ्रोन को ले लिया था और शेरशाह का टाइटल उसे मिल गया था और इंडिया में उसने अपना अफगान रूल इस्टेब्लिश किया. अर्ली लाइफ. शेरशाह वॉज द सन ऑफ हसन खान. शेरशाह हसन खान का बेटा था जो कि एक जागीरदार था ससराम का. जागीरदार इज अ रिच पर्सन मतलब प्रॉपर्टी की लेन देन करता था इन बिहार. ओरिजिनली नेम्ड फरीद खान. पहले शेरशाह का नाम फरीद खान था, बाद में उसे शेर खान का नाम दिया गया था जब उसने टाइगर को सिंगल हैंडेडली मार दिया था, मतलब बिना कोई हथियार के मार दिया था. ही ज्वाइंड द मुगल आर्मी व्हेन बाबर इन्वेडेड इंडिया. शेरशाह ने मुगल आर्मी को ज्वाइन कर लिया था जब बाबर इंडिया में आया था. इन्वेडेड मीन्स केम. एंड लर्न द टेक्निक्स ऑफ मुगल वारफेयर. उसने मुगल वारफेयर की टेक्निक्स भी लर्न की. Taking advantage of the political instability following Babur's death, शेर खान established his authority in Bihar and Bengal. जब बाबर की डेथ हो गई उसके बाद पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी हो गई थी और शेर खान ने इसी बात का फ़ायदा उठाकर अपनी अथॉरिटी बनाई बिहार और बंगाल में. शेर शाह वॉज डिटरमाइंड टू ड्राइव आउट द मुगल्स. शेर शाह चाहता था कि इंडिया से मुगल बाहर हो जाए और अफगान रूल फिर से री इस्टेब्लिश करे इंडिया में. He defeated Humayun in the Battle of Chausa and Kannauj and occupied the throne of Delhi in 1540 century. So शेर शाह ने हुमायूं को चौसा और कनौज के बैटल में हरा दिया था और दिल्ली के थ्रोन को ले लिया था 1540 सेंचुरी में. और 5 सालों में 1540 से लेकर 45 सेंचुरी तक शेर शाह ने मालवा, राजपूतना, मुल्तान, सिंध और पंजाब ये सारी स्टेट्स अपने कब्जे में ले ली थी ड्यूरिंग द सीज ऑफ कलिंजर. जब कलिंजर को अपने कब्जे में ले रहा था 1545 सेंचुरी में, तब एक एक्सीडेंटल एक्सप्लोजन हुआ गन पाउडर का और तभी उसकी डेथ हो गई थी शेरशाह की. इसलिए उसका 5 ईयर ही रेन था उसका. एक ये छोटा था लेकिन बहुत ब्रिलियंट था. विद इन 10 years of शेरशाह's डेथ हुमायूं रिटर्न टू इंडिया एंड रिकैप्चर दिल्ली एंड आगरा. सो 10 सालों में जब शेरशाह की डेथ हो गई थी हुमायूं फिर से इंडिया में आया और उसने दिल्ली और आगरा को फिर से रिकैप्चर कर लिया था. नाउ शेरशाह's एडमिनिस्ट्रेशन. शेरशाह वॉज अ ब्रिलियंट ऑर्गेनाइजर बोथ इन मिलिट्री एंड सिविल अफेयर्स.
शेरशाह बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजर था मिलिट्री और सिविल अफेयर्स में. ही बेस्ड हिज एडमिनिस्ट्रेशन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अ वेलफेयर स्टेट एंड इंट्रोड्यूस्ड मैनी रिफॉर्म्स. उसने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को वेलफेयर स्टेट की प्रिंसिपल का बेस दिया था और उसने बहुत सारे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाए, मतलब बहुत सारे चेंजेस लिए उसने एडमिनिस्ट्रेशन की. सो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन. Sher Shah was the supreme head of the central administration. He divided the government into several departments. So Sher Shah अपनी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का सुप्रीम हेड था. उसने अपनी गवर्नमेंट को बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया हुआ था और हर डिपार्टमेंट एक मिनिस्टर के चार्ज में था जो फर्दर मिनिस्टर ऑफिशियल्स के द्वारा असिस्ट किया जाता था. Sher Shah was always very active. He went on regular tours of inspection and set up an efficient spy system. So regular tours पे जाता था इंस्पेक्शन के शेर शाह और उसने बहुत अच्छा एफिशिएंट स्पाई सिस्टम भी इस्टेब्लिश किया. प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन. शेर शाह डिवाइडेड द एम्पायर इनटू 47 प्रोविंसेस और सरकार्स. शेर शाह ने अपने एम्पायर को 47 प्रोविंसेस और सरकार्स में डिवाइड किया और हर प्रोविंस फर्दर सब डिवाइडेड थी डिस्ट्रिक्ट्स और परगनास में और हर परगना बहुत सारे विलेजेस में बनी हुई थी. हर सरकार एक अफगान चीफ के अंडर थी. हर परगना बहुत सारे ऑफिशियल्स के द्वारा चार्ज में थी और उस वो ऑफिशियल्स शिकदार शिकदरन और मुंसिफ मुंसिफन के द्वारा सुपरवाइज की जाती थी. The Shikdar was responsible for law and order and general administration, and Munsif looked after the collection of revenue and civil cases. Civil मतलब है प्रॉपर्टी को लेके फाइट etc. To prevent his officials from becoming powerful or corrupt, Sher Shah introduced the practice of transferring them periodically. So जो शेर शाह के ऑफिशियल्स थे वो अपने आप को पावरफुल ना समझने लग जाएं कि मतलब एक ऑफिशियल की अगर एक ही ड्यूटी है तो वो ऐसे समझने लग जाएगा कि ये मेरी ड्यूटी है, अपने आप को पावरफुल बनने लग जाएगा. तो इसी को प्रिवेंट करने के लिए शेर शाह ने एक ऑफिशियल को एक ही ड्यूटी नहीं दी, फिक्स नहीं रखी थी उसने ड्यूटीज, वो चेंज करता रहा हर रोज. सो दिस इज कॉल्ड अ ट्रांसफरिंग प्रैक्टिस दैम पीरियडिकली, कि मतलब वो चेंज करता रहा ड्यूटीज ऑफिशियल्स की. सो ही लुक्ड इनटू एवरी डिटेल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन. सो ही लुक्ड इनटू एवरी डिटेल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन. वो हर एडमिनिस्ट्रेशन की हर डिटेल को बहुत अच्छे से चेक करता था. द विलेजेस वर लुक्ड आफ्टर बाय द पंचायत. जो विलेजेस थे वो पंचायत के द्वारा लुक आफ्टर किए जाते थे, कंपोज्ड ऑफ विलेज एल्डर्स. और पंचायत में विलेज एल्डर्स थे, मतलब विलेज के बड़े सियाने लोग. शेर शाह kept in touch with the villages through village officials such as पटवारीज एंड मुकद्दम. शेर शाह विलेजेस से भी kept in touch था थ्रू विलेज ऑफिशियल्स, जैसे पटवारीज और मुकद्दम्स. ये दोनों शेर शाह को सारी खबर देते थे विलेजेस की. Military organization. Sher Shah established a large standing army and introduced measures to make it disciplined, efficient and strong. शेर शाह ने अपनी जो आर्मी थी वो बहुत बड़ी बनाई और अच्छी बनाई, उसको डिसिप्लिन्ड, एफिशिएंट और स्ट्रॉन्ग भी बनाई. He took personal interest in the appointment and training of soldiers. उसने शेर शाह अपने आप अपॉइंट करता था और अपने आप ही सोल्जर्स को ट्रेनिंग देता था. The salaries of the soldiers and the officers were fixed according to their skill and ability. जो soldiers और officers की जो सैलरी थी वो fixed थी according to their skill और ability, कि जितने वो capable हैं करने के लिए. Alauddin Khilji's system of branding horses, दाग and maintaining a descriptive role of the soldiers, चेहरा were revived. ये दोनों जो systems थे ये फिर से revive मतलब फिर से start किए गए. The army was divided into many units and each unit was placed under a commander. जो आर्मी थी वो बहुत सारी यूनिट्स में डिवाइडेड थी और हर यूनिट एक कमांडर के अंडर थी. Garrisons were set up in different parts of the empire. Garrisons मतलब officials, ये बहुत डिफरेंट पार्ट्स एम्पायर के डिफरेंट पार्ट्स में थे. The cavalry and infantry were highly trained, disciplined and were equipped with artillery. Cavalry means हॉर्समैन सोल्जर्स, मतलब जो हॉर्स पे लड़ाई करते हैं, और इन्फेंट्री मतलब जो हथियार से लड़ाई करते हैं. सो ये दोनों हाईली ट्रेंड थे, डिसिप्लिन थे और बहुत अच्छे इक्विप्ड थे आर्टिलरी के साथ, मतलब इनके पास हथियार की कोई कमी नहीं थी. कम्युनिकेशन सिस्टम. Sher Shah built an excellent network of roads to facilitate the quick movement of officials and troops throughout the empire.
Second, to promote trade and commerce. Third, to make traveling easier and comfortable. सो शेरशाह ने एक बहुत अच्छा रोड्स का नेटवर्क बनाया, मतलब बहुत अच्छी रोड्स बनाई. इसमें 3 रीजन दे रखे हैं. पहला, जो क्विक मूवमेंट हो सके ऑफिशियल्स और ट्रूप्स की पूरे एम्पायर में, कि वो अच्छे से मूवमेंट हो सके, जल्दी से मतलब जा सके. एंड सेकंड, टू प्रमोट ट्रेड एंड कमर्स, कि जो उनका ट्रेड और कमर्स है, बिजनेस, वो अच्छे से और भी प्रमोट हो. थर्ड, जो विजिटर्स हैं, टूरिस्ट हैं, वो ईजियर और कंफर्टेबली वो विजिट कर सकें. Second, the Grand Trunk Road was the longest and the most important of the 4 major roads that he built. जो Grand Trunk Road थी वो सबसे लंबी और बहुत important थी ये रोड. among the 4 major roads, जो उसने 4 roads बनाई थी, इनमें से ग्रैंड ट्रंक रोड बहुत इंपॉर्टेंट थी. इट कनेक्टेड, क्यों इंपॉर्टेंट थी? क्योंकि ये कनेक्ट करती थी सोनरगांव इन प्रेजेंट डे बांग्लादेश, जो कि अब बांग्लादेश में है, इन द ईस्ट टू पेशावर, जो कि अब पाकिस्तान में है इन द नॉर्थ वेस्ट. सो इन दोनों को, सोनारगांव और पेशावर, इन दोनों को कनेक्ट करती थी ग्रैंड ट्रंक रोड. Third, shady trees were planted on both sides of the road and rest houses, sarais and wells were built at regular intervals for travelers and merchants. So, shady trees दोनों sides पे प्लांट की जाती थी रोड की, और रेस्ट हाउसेज भी बनाए जाते थे जो कि सराइज बोलते हैं. एंड वेल्स मतलब कुएं भी बनाए गए थे, और रेगुलर इंटरवल्स फॉर ट्रैवलर्स एंड मर्चेंट्स, मतलब कुछ दूरी पे ही ये सारी चीज़ें बनाई जाती थी ट्रैवलर्स और मर्चेंट्स के लिए, कि उनको कोई तकलीफ ना हो. फोर्थ, द सराइज वर ऑल्सो यूज एज डार्क चौकीज, पोस्ट हाउसेज. जो सराइज मतलब रेस्ट हाउसेज, ये डार्क चौकीज की तरह भी ये यूज़ किए जाते थे, मतलब पोस्ट हाउसेज. 2 horsemen were kept ready at each post house to carry royal mail to different parts of the country. जो 2 घुड़सवारी लोग थे, ये दोनों हमेशा रेडी किए जाते थे कोई भी पोस्ट हाउस के सामने, कि कोई भी अगर रॉयल मेल आए तो वो जल्दी से पहुंचा सके. Now trade and commerce. The construction of roads and sarais greatly helped the growth of trade and commerce. जो रोड्स और सराइज की जो कंस्ट्रक्शन थी, इन दोनों ने बहुत हेल्प किया ट्रेड और कमर्स को प्रमोट करने की, इनकी ग्रोथ अच्छे से हुई. सेकेंड, टू गिव ट्रेड अ फर्दर बूस्ट, ऑल ड्यूटीज एक्सेप्ट 2 वर एबॉलिश्ड. कि ट्रेड को फर्दर और भी अच्छे से ग्रोथ कराने के लिए सारी ड्यूटीज खत्म कर दी गई थी, एक्सेप्ट 2, सिर्फ 2 ड्यूटीज नहीं थी खत्म की गई. थर्ड, द फर्स्ट ड्यूटी, अब ये 2 ड्यूटीज के बारे में बता रहे हैं जो नहीं अबॉलिश की गई थी. फर्स्ट ड्यूटी वॉज लिवीव्ड when the goods were brought into the country and the second was levied when the goods were sold. तो ये दोनों ड्यूटी, पहली ड्यूटी तो थी जो गुड्स कंट्री में बाहर के जो गुड्स है, मतलब बाहर का जो सामान है दूसरी कंट्री का, वो आ सकता है. एंड सेकंड ड्यूटी ये थी कि जो गुड्स सोल्ड, मतलब इस कंट्री के दूसरी कंट्री में जा सकती है सामान. मतलब ये ट्रेड और कमर्स की ही, ट्रेड की ही एक पॉइंट है. So fourth, Sher Shah instructed his officials to treat merchants well and look after their interests. So शेर शाह अपने ऑफिशियल्स को इंस्ट्रक्ट किया उसने कि मर्चेंट्स को वो अच्छे से ट्रीट करे और वो उनके इंटरेस्ट्स में भी लुक आफ्टर करे. कि मतलब मर्चेंट्स मतलब लो क्लासेस के जो पीपल थे मर्चेंट्स, कि उनको अच्छे से उनकी देखभाल हो और उनकी वो अच्छे से ट्रीट हो, उनसे दुर्व्यवहार ना हो. द जमींदार एंड द विलेज हेडमैन वर मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ्टी ऑफ द लाइव्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेडर्स इन देयर रिस्पेक्टिव रीजन्स. मतलब जो जमींदार और विलेज हेडमैन, ये दोनों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जो ट्रेडर्स की सेफ्टी और प्रॉपर्टी के लिए इन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इन रिस्पेक्टिव रीजन्स. नेक्स्ट, इन न्यू वेट्स एंड मेजर्स वर इंट्रोड्यूस्ड, नए वेट्स और मेजर्स इंट्रोड्यूस करवाए गए. नेक्स्ट, कॉइन्स ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर ऑफ यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड वर इंट्रोड्यूस्ड. कि नए कॉइन्स, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर के कॉइन्स भी बनाए गए यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड के. द सिल्वर कॉइन वॉज इशूड बाय शेरशाह कॉल्ड द रुपया. जो सिल्वर कॉइन था वो शेरशाह के द्वारा इशू किया गया था,
कॉल्ड द रुपया, उसे रुपया कहते थे, वॉज सो वेल मेड दैट इट रिमेन्ड अ स्टैंडर्ड कॉइन फॉर सेंचुरीज आफ्टर हिज डेथ। वो इतने अच्छे से बना हुआ था कि वो एक स्टैंडर्ड कॉइन बन के रहा बहुत सारी सेंचुरीज के बाद, जब शेरशाह की वन डेथ हो गई थी। एंड दीज आर द पिक्चर्स दैट आर कॉइन्स इशूड बाय शेरशाह। नाउ शेरशाह वॉज अ स्टॉन्च बिलीवर इन जस्टिस। शेरशाह एक स्ट्रॉन्ग बिलीवर था जस्टिस में। एवरीवन वॉज ट्रीटेड इक्वली, सारे इक्वली ट्रीट किए जाते थे। द क्रिमिनल लॉ वॉज हार्श एंड पनिशमेंट्स वर सेवेयर। जो क्रिमिनल लॉ था वो बहुत ही ज़्यादा हार्श था, मतलब हार्ड था, और पनिशमेंट्स बहुत ही ज़्यादा सेवेयर थी। तो मतलब ये क्राइम को लेके बहुत सारा हार्ड लॉ बना हुआ था। दिस वॉज डन टू डिटर पीपल फ्रॉम कमिटिंग क्राइम्स। ये इसलिए किया जाता था क्योंकि ये मतलब लोगों को रोकना चाहता था ये सब करने से। द विलेज हेडमैन एंड द लोकल चीफटेन्स वर मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी क्राइम दैट टुक प्लेस इन देयर एरिया। जो विलेज हेडमैन थे और लोकल चीफटेन्स थे, इनको रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता था कोई भी अगर क्राइम उनके एरिया में होता था। दे वर severely punished if they failed to track। ये बहुत बुरी तरह से पनिश किए जाते थे अगर वो ट्रैक मतलब ढूंढने से फेल हो गए थे। डाउन अ रॉबर और अ मर्डर, अगर इन दोनों को ट्रैक करने में अगर वो फेल हो गए थे तो उनको बहुत पनिशमेंट मिलती थी। द मेथड्स शेरशाह यूज्ड वर हार्श एंड रटलेस बट इफेक्टिव। जो शेरशाह ने मेथड्स अपनाए वो बहुत ही ज़्यादा हार्श और रुटलेस थे, क्रूएल थे, लेकिन बहुत इफेक्टिव थे क्योंकि लोगों में एक डर बना रहता था, इसलिए वो क्राइम वगैरह कुछ नहीं करते थे। रेवेन्यू सिस्टम, शेरशाह ग्रेट अचीवमेंट वॉज हिज रेवेन्यू सिस्टम। शेरशाह की जो ग्रेटेस्ट बहुत बड़ी जो अचीवमेंट थी वो उसका रेवेन्यू सिस्टम था। सेवरल रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड टू इम्प्रूव द एग्जिस्टिंग सिस्टम। बहुत सारे चेंजेस उसने बनाए टू इम्प्रूव द एग्जिस्टिंग सिस्टम। जो सिस्टम चल रहा था उसमें बहुत सारे चेंजेस उसने लिए ताकि वो इम्प्रूव कर सके उस सिस्टम को, रेवेन्यू सिस्टम को। लैंड असेसमेंट, द लैंड वॉज केयरफुली सर्वेड एंड मेजर्ड एवरी ईयर। जो लैंड था वो उसकी अच्छे से लुक आफ्टर की जाती थी और वो हमेशा वो मेजर्ड की जाती थी एवरी ईयर, मतलब उसको मेजर किया जाता था। द एवरेज प्रोड्यूस वॉज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फर्टिलिटी। जो उसका एवरेज प्रोड्यूस था, मतलब वो जितना उस पर उगता था, जो भी उस पर सोन किया जाता था, वो कैलकुलेट किया जाता था ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फर्टिलिटी, कि जितनी उसकी उपजाऊ शक्ति है उसके अकॉर्डिंगली ही उसको कैलकुलेट किया जाता था। थर्ड, 1/3 ऑफ दिस वॉज टू बी पेड एज टैक्स इन कैश और काइंड, कि जो 1/3 था इसका वो टैक्स के ज़रिए पेड होना था इन कैश और काइंड, या कैश में या काइंड में। काइंड मतलब थिंग में, कोई कीमती चीज़। Next, the land was divided into 3 types: good, bad and middling on the basis of fertility। जो land था वो divided था 3 types में, good, bad and middling, उसकी fertility के basis पे। शेरशाह insisted on lenient assessment but strict collection of taxes। शेरशाह strict नहीं था assessment में, लेकिन collection के taxes की collection में वो strict था। Taxes were reduced and loans were granted if the crops were damaged during war or if they failed due to natural calamities such as drought or flood। तो जो टैक्सेस थे वो कम किए जाते थे और लोन्स ग्रांट किए जाते थे अगर जो क्रॉप्स हैं वो डैमेज हो गए थे वार में, या फिर वो फेल हो गए थे नेचुरल कैलमिटीज़ के द्वारा, जैसे ड्रॉट या फ्लड, इन सब चीज़ों के द्वारा अगर नहीं उगा तो उसको लोन्स ग्रांट किए जाते थे। And next, the Jagir system was discouraged and the system of patta, that is title deed and कबूलियत और agreement was introduced। तो जो जागीर सिस्टम था उसको डिस्करेज कर दिया था, मतलब उसको ख़त्म कर दिया था, और न्यू सिस्टम्स उसने इंट्रोड्यूस करवाए जैसे पट्टा और कबूलियत। Thus, the mutual rights and duties of the peasants and the government were clearly defined। इसलिए जो म्यूचुअल राइट्स थे और ड्यूटीज़ थे पीसेंट्स मतलब फार्मर्स के और गवर्नमेंट के, वो क्लियरली डिफाइंड थे। द कंडीशंस ऑफ द पीसेंट्स इम्प्रूव्ड, जो फार्मर्स की जो कंडीशन थी वो इम्प्रूव हो गई, कल्टीवेशन इंक्रीज हो गई, और रॉयल ट्रेजरी वॉज अश्योर्ड ऑफ अ स्टेडी एंड रेगुलर फ्लो ऑफ फंड्स।
जो रॉयल ट्रेजरी थी वो भी एक बहुत अच्छे से चलती रही. Sher Shah had reigned for only 5 years, but in this brief period, he had made his mark as one of the most successful rulers that India has had. शेर शाह की भले ही 5 years की रेन थी, लेकिन इतने छोटे पीरियड में भी उसने बहुत अच्छे से सारा कंट्रोल किया और बहुत सारे इसलिए वो अमंग द सक्सेसफुल रूलर्स में से आता है जिन्होंने इंडिया में है. The claim to fame of this remarkable ruler lay in the high standards of governance that he had set and his visionary reforms that served as a blueprint for future monarchs. कि वो इतना अच्छा था कि फ्यूचर मोनार्क्स मतलब फ्यूचर के जो किंग्स थे उनके लिए एक ब्लूप्रिंट मतलब एक एग्जाम्पल सेट करके गया था कि ऐसा होना चाहिए. So this is the end of our chapter 8 history. If you found this video helpful, then like this video, share this video and subscribe right now. Thank you.